हेलो स्टूडेंट्स, मैं मनोज अग्रवाल फॉर दैनिक क्लासेस। आज 13 अक्टूबर 2021 को जो आज आपका टॉपिक है वो आप देखेंगे यहाँ पर कि बायोमॉलिक्यूल्स। इससे पहले हम बायोमॉलिक्यूल्स में एक पार्ट पढ़ चुके हैं, जैविक अणु का जो फर्स्ट पार्ट था दैट इज द कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। उसके बारे में हमने डिटेल डिस्क्रिप्शन पढ़ लिया। अब कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बारे में पढ़ने के बाद हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, इसमें प्रोटीन। दिस इज द नेक्स्ट टॉपिक कॉल्ड द प्रोटीन। इससे पहले कल हमने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया, लिपिड के बारे में बताया। आपको पता है कि जो जैविक अणु होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स और न्यूक्लिक एसिड, ये जैविक अणु माने गए हैं। जीवों की रासायनिक संरचना और जीवों के रासायनिक संगठन में भाग लेने वाले अणु जैविक अणु कहलाते हैं। जैविक अणु में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड पढ़ने के बाद आज का जो नया टॉपिक है वह प्रोटीन। प्रोटीन जो है प्रोटियोस शब्द से मिलकर बना है। प्रोटियोस मीन्स होता है फर्स्ट। तो सबसे पहले जिसको खोजा गया दैट इज द प्रोटीन। बर्जीलियस एंड मुल्टर साइंटिस्ट हुए हैं। बर्जीलियस एंड मुल्टर यूज द वर्ड। सबसे पहले बर्जीलियस मुल्टर ने क्या वर्ड यूज किया? प्रोटीन। अब जो प्रोटीन है यहाँ पर आपको पता है कि शरीर की संरचनात्मक संगठन में भाग लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोटीन होती है। अप्रॉक्सीमेटली 15% प्रोटीन हमारे यहाँ पर शरीर की संरचनात्मक संगठन में क्या करते हैं? पार्टिसिपेट करती है। ये फ्रेश मैटर की बात कर रहा हूँ, तो लिविंग मैटर की बात करेंगे तो मोस्टली प्रोटीन ही होता है फ्रेश मैटर में, ठीक है। बॉडी को यहाँ पर लगभग 1 ग्राम पर केजी के हिसाब से प्रोटीन आवश्यकता होती है। डेली रिक्वायरमेंट इन ह्यूमन बीइंग्स, डेली रिक्वायरमेंट ऑफ प्रोटीन इन बॉडी इज 1 ग्राम पर केजी। अगर कोई 60 केजी का व्यक्ति है तो 60 ग्राम प्रोटीन उसको देनी चाहिए। अगर कोई 50 केजी का व्यक्ति है तो उसको कितना चाहिए? 50 ग्राम प्रोटीन पर डे के हिसाब से चाहिए। तो इतनी प्रोटीन जो यहाँ पर ओके मैं आपको बता रहा था कि जीवों के रासायनिक संगठन में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उसमें जैविक अणु में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड के बाद हम फर्स्ट टॉपिक प्रोटीन में आते हैं। अब 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी के हिसाब से ह्यूमन बीइंग्स को आवश्यकता होती है। और ये जो प्रोटीन है यहाँ पर, इस प्रोटीन की किस तरह से बॉडी में यूज हो सकता है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे जो एबंडेंट प्रोटीन होती है मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन वो कोलेजन होती है। मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स में जो मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन होती है वो क्या होती है? इस कोलेजन। जबकि अगर देखा जाए यहाँ पर कि कोलेजन प्रोटीन जंतुओं के अतिरिक्त अगर यहाँ पर प्रोटीन की परसेंटेज देखा जाए कि सबसे ज़्यादा प्रोटीन और किस पार्ट में पाई जाती है तो रूबिस्को है। एंड रूबिस्को इज द मोस्ट abundant प्रोटीन इन नेचर। प्रकृति में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रूबिस्को। अब इसके बाद अगर आप इसमें देखें कि जो प्रोटीन है किस नेचर की होती है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, helps in growth
एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी की ग्रोथ और मेंटेनेंस में पार्टिसिपेट करने वाले पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रोटीन कहलाते हैं। मेनली कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर व समटाइम्स फास्फोरस से मिलकर बने होते हैं। जो इसकी इकाई होती है प्रोटीन की वो क्या होती है? यूनिट एमिनो एसिड्स होती है, एमिनो एसिड्स इसकी इकाई होती है। अब इतना पार्ट पढ़ने के बाद प्रोटीन का हम आते हैं कि प्रोटीन का वास्तव में यहाँ पर स्ट्रक्चर कैसा होता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और इस टाइप के प्रोटीन्स। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर, अगर स्ट्रक्चर के बेसिस पर देखा जाए तो प्रोटीन इज ऑफ 4 टाइप्स, 4 तरह की। कौन कौन सी? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी। These are the 4 types of protein on the basis of the structure, संरचना के आधार पर। जो प्राइमरी प्रोटीन होती है, इट इज द सिंपलेस्ट प्रोटीन। कैसी होती है? सिंपलेस्ट होती है। और चूंकि प्राइमरी नाम क्यों रखा गया? क्योंकि यहाँ पर एमिनो एसिड एक दूसरे से पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। ये कौन सा है? ये है पेप्टाइड बॉन्ड और ये क्या है? एमिनो एसिड्स। तो एमिनो एसिड्स आर ज्वाइंड टुगेदर बाय द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड। और क्या हो सकता है? लीनियर स्ट्रक्चर होता है, लीनियर। ठीक है। तो बायोमोलिक्यूल सेकंड का पार्ट है जैविक अणु। सेकंड कौन सी योजना है ये? मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना। ठीक है। हम अब सेकेंडरी स्ट्रक्चर में आते हैं। जो प्राइमरी स्ट्रक्चर है वो स्मॉलेस्ट होती है, यहाँ पर सिंपलेस्ट होती है। और प्राइमरी स्ट्रक्चर में फंक्शनल नहीं होती है। कैसी होती है? यहाँ पर स्ट्रक्चरल होती है। स्ट्रक्चरल प्रोटीन, नॉट फंक्शनल, ये क्रियात्मक प्रोटीन नहीं होती है। इस तरह। अब हम आते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर में। ओके। जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, द्वितीय संरचना जिसको कहना चाहिए, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा हाइड्रोजन बॉन्ड भी होते हैं। और ये क्या होता है? पेप्टाइड बॉन्ड प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपस में। ठीक है। ये अल्फा हेलिक्स के प्रकार की हो सकती है और बीटा प्लेट। तो अल्फा हेलिक्स के फॉर्म में हो सकती है, बीटा प्लेटेड के फॉर्म में हो सकती है। और ये आप देखेंगे यहाँ पर इस तरह की जो कॉन्फ़िगरेशन है, ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है। द्वितीय स्ट्रक्चर होता है प्रोटीन का, जो केराटिन होती है एक्सोस्केलेटन में। एग्जाम्पल क्या है? केराटिन ऑफ एक्सोस्केलेटन। अब जो टर्शरी टाइप की प्रोटीन है, यहाँ पर हिंदी में कहते हैं तृतीयक प्रोटीन। तृतीयक प्रोटीन। तो जो टर्शरी टाइप की स्ट्रक्चर है, इसमें देखेंगे हम यहाँ पर फर्दर फोल्डिंग और कॉइलिंग होती है। और
डाइसल्फाइड बॉन्ड्स वादे बन जाते हैं। फर्दर फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फर्दर फोल्डिंग ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर की फर्दर फोल्डिंग हो रही है एंड डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट, डाइसल्फाइड बॉन्ड प्रेजेंट। एग्जाम्पल क्या है इसमें? सिल्क में पाई जाती है, कोलेजन प्रोटीन इस तरह की प्रोटीन है, ठीक है। अब जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर है प्रोटीन का, चौथा स्ट्रक्चर, उसमें एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड चेन इवॉल्व होती हैं। मोर देन वन पॉलीपेप्टाइड चेन आर इन्वॉल्व। एग्जाम्पल क्या है यहाँ पर? हीमोग्लोबिन, इसमें 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन्स होती हैं। 2 अल्फा चेन्स कैसी हैं? 2 बीटा चेन से क्वाटरनरी प्रकार की है, चतुर्थ प्रकार की प्रोटीन पाई जाएगी। अब इसके बाद प्रोटीन्स का फिर से डिवाइडेशन करते हैं। फिर से डिवीजन करते हैं इसका क्लासिफिकेशन। प्रोटीन अगेन डिवाइडेड इनटू प्रोटीन्स may be classified into, कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं यहाँ पर? कंजुगेटेड, और तीसरा यहाँ पर डिराइव्ड। पहला सिंपल प्रोटीन, जो सबसे सरल प्रकार की प्रोटीन है, केवल एमिनो एसिड से मिलकर बनती है, ग्लोबुलर हो सकती है, फाइब्रस हो सकती है, ओनली मेड अप ऑफ ओनली मेड अप ऑफ ओनली एमिनो एसिड्स, केवल एमिनो एसिड्स के मिलने से बनी प्रोटीन सिंपल प्रोटीन कहलाती है। एग्जाम्पल कैसी होती है? ग्लोबुलर हो सकती है और फाइब्रस हो सकती है। अब ग्लोबुलर और फाइब्रस दोनों का जो शेप है, उस शेप के आधार पर यहाँ पर एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटामिन, प्रोलैमिन्स, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, प्रोटामिन्स, ये सब सिंपल प्रोटीन है, केवल एमिनो एसिड्स के मिलने से बनी प्रोटीन है। अब हम आते हैं यहाँ पर कंजुगेटेड प्रोटीन। मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स by amino acids with other substances। एमिनो एसिड्स की क्रिया दूसरे पदार्थों से करने पर जो प्रोटीन बनती है वो कंजुगेटेड होती है, या फिर उसे कंपाउंड प्रोटीन भी कहते हैं। एग्जाम्पल यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है? आप देखो यहाँ पर ग्लाइकोप्रोटीन हो सकती है, ठीक है, लिपोप्रोटीन हो सकती है। तो ग्लाइकोप्रोटीन आपको समझ में आ रहा है क्या है? लिपोप्रोटीन आपको समझ में आ रहा है। फास्फोप्रोटीन है, फास्फोप्रोटीन है, न्यूक्लियोप्रोटीन है, मेटेलोप्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटालोप्रोटीन। इसमें क्या है यहाँ पर? कार्बोहाइड्रेट,
प्लस लिपोप्रोटीन क्या है, लिपिड प्लस प्रोटीन। ये क्या है यहाँ पर, फॉस्फेट प्लस प्रोटीन। ये क्या है यहाँ पर, न्यूक्लिक एसिड प्लस प्रोटीन। ये क्या है यहाँ पर, मेटल प्लस प्रोटीन। ठीक है ना। इसके अलावा यहाँ पर एक मेटलो प्रोटीन के अलावा क्रोमो प्रोटीन भी हो सकता है, क्रोमो प्रोटीन, क्रोम प्लस। अब अगर आप एग्जाम्पल देखें थोड़ा सभी में कि ग्लाइकोप्रोटीन कौन सा है यहाँ पर, तो हार्मोन्स हो सकते हैं, लिपोप्रोटीन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, सेल मेम्ब्रेन हो सकती है। एग्जाम्पल FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सभी जो है किसके एग्जाम्पल हैं, ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जाम्पल। ग्लाइकोप्रोटीन के एग्जाम्पल के बाद हम आते हैं लिपोप्रोटीन में। लिपोप्रोटीन पाई जाती है यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन, इसे पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन में पाई जाती है। फास्फोप्रोटीन, अगर किसी प्रोटीन में फास्फेट ग्रुप जुड़ा हुआ है तो फास्फेट ग्रुप जुड़ा होने से केसीन होती है, विटामिन होती है केसीन, ये पाई जाती है मिल्क में, और एक होती है विटामिन, इसमें पाई जाती है न्यूक्लियोप्रोटीन में न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन है यहाँ पर। तो हिस्टोन, जो हिस्टोन प्रोटीन है दैट इज द टाइप ऑफ द क्या है, न्यूक्लियोप्रोटीन है जो न्यूक्लिक अणु में पाई जाती है। फिर इसके बाद मेटलोप्रोटीन में आपका क्या हो सकता है, साइटोक्रोम, इंसुलिन, ट्रिप्सिन, साइटो। जो क्रोमोप्रोटीन में कि वर्णक युक्त हीमोग्लोबिन वर्णक युक्त जो प्रोटीन है उसमें हीमोग्लोबिन है, क्लोरोफिल है, पर्णहरिण है। ये सब प्रोटीन हैं जो कंजुगेटेड प्रोटीन के अंतर्गत आती हैं। ग्लाइकोप्रोटीन, लिपोप्रोटीन, फास्फोप्रोटीन, न्यूक्लियोप्रोटीन, मेटलोप्रोटीन, क्रोमोप्रोटीन एटसेट्रा एटसेट्रा। थर्ड कैटेगरी में हम आते हैं डेराइव्ड प्रोटीन, इसमें आते हैं डेराइव्ड। व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। ये जो डेराइव्ड प्रोटीन है ये क्या होता है कि प्रोटीन के उपापचय के दौरान फॉर्म्ड ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन के उपापचय के दौरान और अनस्टेबल कंपाउंड हो सकते हैं। अनस्टेबल कंपाउंड जो बनते हैं वो इनमें क्या क्या हो सकता है, इसमें आपका प्रोटियोजेस, पेप्टोन्स, पॉलीपेप्टाइड एक्सेट्रा, इतने प्रकार के जो प्रोटीन हैं वो यहाँ पर ड्राइव प्रोटीन है। ठीक है, तो ये हार्मोन की तरह वर्क कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट वर्क कर सकते हैं। अब लिखेंगे यहाँ पर फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। फंक्शंस
रिपेयरिंग, ठीक है, एज हार्मोन, हार्मोन की तरह भी बहुत सारी प्रोटीन वर्क करती है, एज एंजाइम, एंजाइम की तरह वर्क कर सकती है, ठीक है। और किस तरह का काम कर सकती है यहाँ पर, एज ग्रोथ है, रिपेयरिंग है, हार्मोन की तरह वर्क कर सकती है, एंजाइम की तरह वर्क कर सकती है, सॉरी, एंटीबॉडी की तरह काम कर सकती है, स्टोरेज में एज एंटीबॉडी, एज सपोर्ट, एज क्या देगा यहाँ पर, स्टोरेज, एटसेट्रा, इतनी तरह से प्रोटीन कार्य कर सकती है। तो ये अभी हमने कार्बोहाइड्रेट और लिपिड के बाद आपको क्या पढ़ा दिया, प्रोटीन पढ़ा दिया। और प्रोटीन की जो यूनिट होती है उसे क्या कहते हैं, एमिनो एसिड्स कहते हैं। और आपको यहाँ पर बता दें, द यूनिट इज द एमिनो एसिड, यूनिट इज एमिनो एसिड, ठीक है। 20 टाइप्स आर शरीर के लिए आर 20 टाइप्स ऑफ एमिनो एसिड्स आउट ऑफ 10 आर essential and rest नॉन इसेंशियल। इनमें से कुछ इसेंशियल है और कुछ क्या है, नॉन इसेंशियल है, ठीक है। इन्हें कहते हैं तात्विक और ये क्या है, अतात्विक। क्या मतलब है, ऐसे एमिनो एसिड जो जिनका फॉर्मेशन बॉडी में नहीं होता है, द एमिनो एसिड्स, the amino acids which are not formed in human body या animal body, ठीक है, and obtained from plant sources, प्लांट रिसोर्स, फूड से प्राप्त होते हैं या प्लांट रिसोर्स से प्राप्त होते हैं, ये क्या कहलाते हैं, इसेंशियल, हमारे लिए आवश्यक है, क्योंकि इनका निर्माण मनुष्य के शरीर में नहीं हो रहा है या हमारे शरीर में नहीं होगा, तो हमारे लिए क्या होंगे, ये इसेंशियल होंगे। तो यहाँ पर इसेंशियल में ल्यूसीन है, लाइसीन है, फिनाइल एलानिन है, एग्जाम्पल है वैलिन, ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन, ठीक है, एंड एमिनो एसिड्स which are formed in human body, जो हमारे शरीर के अंदर बन जाते हैं, वो क्या कहलाते हैं, दे आर नॉन इसेंशियल, हमारे लिए अतात्विक हैं। अतात्विक और है, हमको उनके बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं है। तो एलिन है, ग्लाइसिन है, सेरीन है, एग्जाम्पल क्या है, एलिन, ग्लाइसिन, सेरीन, एस्पार्टिक एसिड, एस्पार्टिक। अब यहाँ पर जो आप एमिनो एसिड का अगर स्ट्रक्चर देखें, कैसा स्ट्रक्चर होता है वो भी देख लीजिए। एमिनो एसिड के स्ट्रक्चर में सेंटर में कार्बन होता है, ठीक है। तो सेंटर हमने सबसे पहले क्या बना दिया, कार्बन बना। अब कार्बन बनाने के बाद हमको एमिनो एसिड बनाना है। तो एमिनो एसिड बनाने के लिए हमको क्या करना है, एक तरफ C, एक तरफ NH2 लगाना है, एक तरफ R लगाना है, एक तरफ COOH, एक तरफ NH2,
एक तरफ H लगा देना है, एक तरफ R लगा देना है। ये क्या है? साइड ग्रुप। ये कौन सा है? दिस इज द कार्बोक्सिलिक ग्रुप। जो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है ये कैसा होता है? एसिडिक होता है। दिस इज द एमिनो ग्रुप। कैसा होता है? एल्कलाइन होता है या फिर कैसा होता है? बेसिक होता है। एक तक अच्छा है। दिस इज द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एमिनो एसिड। अब एमिनो एसिड में पार्श्व समूह के आधार पर 4 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ साइड ग्रुप, पार्श्व समूह के आधार पर एमिनो एसिड्स आर ऑफ 4 टाइप्स। एमिनो एसिड 4 तरह के होते हैं। यहाँ पर कौन कौन से हो सकते हैं? एसिडिक हो सकते हैं, बेसिक हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर न्यूट्रल हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं? यहाँ पर नॉर्मल या हाइड्रोफिलिक हो सकते हैं। तो पोलर, नॉन पोलर, एसिडिक और बेसिक। कहाँ तक बोर्ड कवर कर रहा है? हाँ, यहाँ कवर कर रहा है ना, ठीक है। तो हम यहाँ पर 4 प्रकार यहाँ लिख सकते हैं। एसिडिक, बी नंबर, बेसिक, सी नंबर, पोलर, और डी नंबर नॉन पोलर। जो एसिडिक एमिनो ग्रुप है, यहाँ पर एमिनो एसिड्स है, उसमें क्या है? कोई ना कोई एसिडिक ग्रुप पाया जाता है। जैसे एस्पार्टिक एसिड हो गया, या बेसिक में आर्जिनिन पाया जाता है। तो इसमें एग्जाम्पल है एस्पार्टिक एसिड। एस्पार्टिक, इसमें एग्जाम्पल है आर्जिनिन। अब जो तीसरी कैटेगरी है पोलर और नॉन पोलर, आपको पता है पोलर को हाइड्रोफिलिक कहते हैं। यहाँ पर तो सेरीन और सिस्टीन है, ये हाइड्रोफिलिक है। एग्जाम्पल है सिस्टीन। ये जो नॉन पोलर है ये हाइड्रोफोबिक है। कैसा है? हाइड्रोफोबिक, मतलब जल विरागी। इसका मतलब है इसमें क्या नहीं पाया जाता? वाटर नहीं पाया जाता। इसमें ल्यूसीन या एलानिन लिख सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल है ल्यूसीन या एलानिन। इस तरह से एमिनो एसिड को हमने कैटेगराइज कर दिया। 20 प्रकार के एमिनो एसिड्स होते हैं और मिलकर के लाखों प्रकार की क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ठीक है। अब इसके बाद थर्ड प्रोटीन ग्रुप के बाद हम आ जाते हैं किसमें? मिनरल्स में आ जाते हैं। खनिज तत्व। जो मिनरल्स होते हैं वो ग्रोथ रेगुलेटर्स होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं यहाँ पर। ग्रोथ रेगुलेटर्स या फिर मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स। मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स उपापचयी नियंत्रक कह सकते हैं। अब इनऑर्गेनिक होते हैं। सबसे पहली विशेषता तो इनकी क्या होते हैं? इनऑर्गेनिक होते हैं। बहुत सारे खनिज तत्व होते हैं, उसमें से इतने सारे मिनरल्स में सभी हमारे लिए क्या नहीं है? यूजफुल नहीं है। तो लगभग जो है 17 एमिनो होते हैं यहाँ पर मिनरल्स, जिसमें से माइक्रो और मैक्रो के आधार पर बांटा गया है। अप्रोक्सीमेटली 21 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है। और डिवाइड किया गया है यहाँ पर मैक्रो एलिमेंट्स और माइक्रो एलिमेंट्स।
जिनकी ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता होती है वो मैक्रो होते हैं, जिनकी कम मात्रा में आवश्यकता होती है वो क्या होते हैं, माइक्रो होते हैं। तो आपको पता है यहाँ पर कि सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम ये सब तो जनरल होते ही हैं। जिसकी मोर देन 100 ग्राम से आवश्यकता हो, यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 100 mg पर डे रिक्वायरमेंट इसकी जो होती है। अगर इतनी रिक्वायरमेंट है तो मैक्रो है, और ये क्या है यहाँ पर लेस देन 100 mg, लेस देन 100 mg पर डे, ये क्या है रिक्वायरमेंट। अगर उसकी रिक्वायरमेंट जो है 500 mg पर डे से कम है तो फिर उसे माइक्रो एलिमेंट्स कहेंगे, अदरवाइज क्या कहेंगे यहाँ पर मैक्रो कहेंगे। तो सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फास्फोरस, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, आप देख रहे हैं सोडियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, सल्फर है, क्लोरीन, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, फास्फोरस, कैल्शियम, ठीक है, और क्लोराइड, और क्या है क्लोराइड। तो सोडियम है, मैग्नीशियम है, पोटेशियम है, कैल्शियम है, फास्फोरस है और क्लोराइड है, और एक और है सल्फर। ये मैक्रो एलिमेंट्स हैं। और जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उसकी संख्या बहुत ज़्यादा है। आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आयरन है, मैग्नीज है, कॉपर है, जिंक है, ठीक है, निकल है, कोबाल्ट है, आयोडीन है, ठीक है ना, और क्या है यहाँ पर सेलेनियम है, एटसेट्रा एटसेट्रा। इस तरह से आप ऐड करते चले जाइए। तो ये माइक्रो एलिमेंट्स। अब इसके अलावा जो है कैल्शियम और फास्फोरस, देखिए हम जनरल डिस्क्रिप्शन अगर पढ़ लेते हैं थोड़ा, तो आपको पता है कि जो सोडियम होता है यहाँ पर वो किसके लिए होता है, यहाँ पर आयनिक बैलेंस के लिए होता है, ठीक है। इसके अलावा जो है और क्या होगा, कैल्शियम हो गया आपका, फास्फोरस हो गया, बोन फॉर्मेशन, बोन्स और टीथ के लिए फॉर्मेशन के लिए हो जाएंगे। जो आयरन होता है यहाँ पर वो काहे के लिए हो जाएगा, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन के लिए हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद जो मैग्नीशियम है यहाँ पर, निकल है, कोबाल्ट है और आयरन है, ये मिनरल्स यहाँ पर काहे के लिए हो जाएंगे, एंजाइमेटिक एक्टिविटी के लिए, एंजाइमेटिक, या फिर कह सकते हैं एज ए कैटलिस्ट या कैटालिटिक एक्शन होते हैं, कैटालिटिक एक्शन के लिए। फिर इसके अलावा अगर यहाँ पर क्या है, आयोडीन है, तो क्या हो जाएगा आयोडीन यहाँ पर काहे के लिए, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए हो जाएगी, थायरॉक्सिन हार्मोन के लिए हो जाएगी। जो फ्लोराइड है यहाँ पर, वो फ्लोराइड दांतों के ये हो जाएगी, इसके कारण से एक डिसीज हो जाती है फ्लोरोसिस, जिसमें फ्लोराइड की अधिकता से होती है, इसमें दांतों में क्या आ जाता है, पीलापन आ जाता है। तो ये सब मिनरल्स हैं और मिनरल्स हमारे शरीर के लिए यूजफुल है, उपयोगी हैं। फिर हम आते हैं वाइटामिन्स। ये वाइटल और एमीन दो शब्दों से मिलकर बना है। वाइटल माने होता है लाइफ और एमीन माने होता है एसेंशियल, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ। क्या कहेंगे इसको, जीवन के लिए आवश्यक पदार्थ क्या कहलाते हैं, वाइटामिन्स कहलाते हैं।
डिस्कवर्ड बाई, सबसे पहले विटामिन को किसने खोजा? N.I. यूनिन, ठीक है। एंड हॉपकिंस एंड फंक, हॉपकिंस एंड फंक ने क्या दिया था यहाँ पर? विटामिन थ्योरी दी, विटामिन मत प्रस्तुत किया। अब विटामिन की जो डेफिशिएंसी होती है उसके कारण से बहुत सारी डिसीज हो जाती हैं, बट जस्ट वेट। हाँ तो बेटा किस टॉपिक पे थे? जो विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है उसके कारण से, डेफिशिएंसी से हो जाती है यहाँ पर अपूर्णता रोग। क्या हो जाते हैं? अपूर्णता रोग हो जाते हैं। और अपूर्णता रोग जो है विटामिन सप्लीमेंट्स लेने पर फिर से क्या हो जाते हैं? रिकवर हो जाते हैं, फिर से ठीक हो जाते हैं। अब इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर विटामिन बेरी डिसीज खोजा गया था, बेरी डिसीज खोजा गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद डिसीज डिस्कवर, फिर इसके बाद स्कर्वी रोग खोजा गया, स्कर्वी डिसीज, ठीक है, जो विटामिन सी की कमी से थी, ये विटामिन B1 की कमी से थी। इस तरह के बहुत सारी डिसीज खोले गए। ये पीएच स्पेसिफिक नहीं होते हैं, तो कोई कैलोरीफिक वैल्यू नहीं होती है। दे आर नॉट पीएच स्पेसिफिक, दे आर नॉट पीएच स्पेसिफिक, नॉट कैलोरीफिक वैल्यू। इसकी कैलोरीफिक वैल्यू भी नहीं होती है, कोई ऊर्जा प्रदान नहीं करते हैं। और क्या कहलाते हैं यहाँ पर? मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स, उपापचयी नियंत्रक इनको भी कहा जाता है, जस्ट लाइक द मिनरल्स। लेकिन ये ऑर्गेनिक होते हैं, ग्रोथ रेगुलेटर्स कहलाते हैं। और दो तरह के होते हैं यहाँ पर, वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल, दो तरह के हैं। वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल। जल में जो घुलनशील है वो है D कॉम्प्लेक्स एंड C, और जो फैट सॉल्युबल है, जो वसा में घुलनशील है, उसमें एग्जाम्पल है यहाँ पर A, E, ये फैट सॉल्युबल। हमको सिस्टमेटिक एक एक विटामिन के बारे में पढ़ना है, उसका केमिकल नेम पढ़ना है, वो किस काम आता है वो पढ़ना है, और उसके डेफिशिएंसी डिसीज पढ़ लेना है। ये करते थे कमी। सबसे पहले हम आते हैं यहाँ पर विटामिन, क्या कहते हैं इसको? केमिकल नेम क्या है? रेटिनॉल, ठीक है ना। इसका मतलब है कि ये रेटिना के निर्माण के लिए अब जरूरी होता है। इसकी कमी से यहाँ पर क्या हो जाती है? आंखों की वीकनेस आ जाती है। तो आई विटामिन भी कहते हैं, एंटी इन्फेक्शन कहते हैं, एंटी भी कहते हैं। यहाँ पर आई विटामिन, एक और नाम है एंटी जीरोथर्मिक, ठीक है ना। सोर्स क्या है इस विटामिन का? येलो फ्रूट्स, कैरेट, गाजर ना, पीले फल है, गाजर है, ये सब विटामिन ए का क्या है? प्रचुर स्रोत है। इसके अलावा यहाँ पर विटामिन लीवर में भी सिंथेसाइज होता है, और क्या करता है ये? रोडॉप्सिन वर्णक्रमीन करता है, सिंथेसाइज्ड इन लीवर।
also synthesized in liver and important in rhodopsin formation. रोडॉप्सिन वर्णक बनने के लिए इम्पोर्टेंट होता है। अब जब रोडॉप्सिन वर्णक बनेगा तो आंखों में पाया जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर रेटिनॉल नाम दिया गया है रेटिना के लिए। अब ये क्या होता है, ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई तो एक तो हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, हिंदी में कहते हैं रतौंधी, जिसमें रात में व्यक्ति को कम दिखता है। और दूसरा होता है जीरोथेल्मिया। जीरोथेल्मिया का मतलब है यहाँ पर ड्राई आइज, कॉर्निया भाग यहाँ पर क्या हो जाता है, सूखने लगता है। इसी कारण से इसको क्या कहते हैं, जीरोथेल्मिया कहते हैं। और नाइट ब्लाइंडनेस को नेक्टोलोपिया भी कहते हैं। इसका एक और नाम है, इसे नेक्टोलोपिया भी कहते हैं। हम आते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को हम जो है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, अब ये जो बी कॉम्प्लेक्स है इसमें ढेर सारे हैं। B1 है, B2 है, B3 है, B5 है, B6 है, B12 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत सारे। हम यहाँ पर एक ही लेते हैं, यहाँ पर B1 ले लेते हैं। रासायनिक नेम है थाइमीन। क्या रासायनिक नेम, थाइमीन है। अब थाइमीन रासायनिक नेम है, तो आपको पता है यहाँ पर कि थाइमीन होने के कारण यहाँ पर जो इतने सारे विटामिन हैं बी कॉम्प्लेक्स में, तो ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है, बॉडी में स्टोर नहीं होता है। तो B1 होने के कारण इसको एंटी बेरीबेरी या एंटी न्यूट्रिएंट विटामिन भी कहते हैं। क्या कह सकते हैं, एंटी बेरीबेरी विटामिन या एंटी न्यूट्रिएंट। सोर्स क्या है यहाँ पर, लीफी वेजिटेबल्स, जितनी पत्तेदार सब्जियां हैं वो इसके प्रचुर स्रोत हैं। किसके, ठीक है, तो ये इसके प्रचुर स्रोत हो गए। और कोएंजाइम की तरह कार्य करता है यहाँ पर, और बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। एक्ट एज कोएंजाइम PPP, थाइमीन पायरोफॉस्फेट। फिर इसके बाद डेफिशिएंसी में बेरी बेरी डिसीज, बेरी बेरी डिसीज ड्यू टू डेफिशिएंसी। जो डेफिशिएंसी होती है उसमें बेरी बेरी डिसीज हो जाता है। और बेरी बेरी है क्या, यहाँ पर जो हमारा तंत्रिका तंत्र है, पाचन तंत्र है, ये पूरा तंत्र क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो तंत्रिका तंत्र, पाचन तंत्र और पेशी तंत्र, नर्वस सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंड मस्कुलर सिस्टम डिस्टर्ब, मस्कुलर सिस्टम, that is the disease called the beriberi.
ठीक है। फिर हम आते हैं यहाँ पर विटामिन बी2, इसमें आएंगे रासायनिक नाम आपको पता है, राइबोफ्लेविन कहते हैं, ठीक है ना। अब विटामिन बी2 हम आ गए, राइबोफ्लेविन नाम दिया गया, तो राइबोफ्लेविन को विटामिन जी भी कहते हैं, ठीक है। मिल्क, लीवर, ये सब इसके सोर्स हैं। और एक्स किसकी तरह कार्य करता है, जो हमारा विटामिन बी2 है ये भी कोएंजाइम की तरह कार्य करता है, कोएंजाइम। फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड कह सकते हैं, या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड। तो फ्लेविन एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड या फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड के रूप में ये काम कर सकता है। इसके अलावा कीलोसिस हो जाता है यहाँ पर साइड से, कीलोसिस डिसीज ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी। अगर इसकी कमी हो जाती है तो कीलोसिस डिसीज हो जाता है। कीलोसिस में क्या होता है, यहाँ पर क्रैकिंग कॉर्नर्स ऑफ लिप्स, जो हमारे ओठ है वो कॉर्नर से क्रैक करने लगते हैं, फटने लगते हैं, यहाँ पर इसे कीलोसिस कहते हैं। अब आते हैं विटामिन बी3, इसको नियासिन भी कहते हैं या निकोटिनिक एसिड कहते हैं, निकोटिनिक एसिड। अब चाहे इसको नियासिन कह लीजिए, चाहे निकोटिनिक एसिड कह लीजिए, ठीक है ना। विटामिन पी भी कहते हैं, पेलाग्रा डिसीज को रोकता है, एंटी पेलाग्रा विटामिन कहते हैं, एंटी पेलाग्रा विटामिन। अब सोर्स विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के लगभग सेम है, ठीक है ना। और डिसीज क्या है यहाँ पर, हाँ, एक्ट एज कोएंजाइम, डिसीज क्या है, पेलाग्रा। पेलाग्रा डिसीज क्या है, कभी आपने ध्यान से सुना या सोचा है इसमें कि पेलाग्रा क्या होती है? ये रफ और स्केली स्किन होती है, रफ एंड स्केली स्किन विद डार्क पिगमेंटेशन। शरीर पर जो है बहुत डार्क कलर होता है, वर्णक होता है, और इसी वर्णक में यहाँ पर क्या पाया जाता है, पेलाग्रा डिसीज हो रही है। ये विटामिन बी3 से होने वाली डिसीज है, और ये सभी डेफिशिएंसी डिसीजेस हैं। किसी भी प्रकार से आप अगर फुल सप्लीमेंट्स लेते हैं विटामिन का, तो इन विटामिन से आपको क्या मिल सकता है, और इन डिसीज से आपको छुटकारा मिल सकता है। B5 को पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं। आते हैं B5, पेंटोथेनिक एसिड। जो पेंटोथेनिक एसिड है इसका सोर्स भी सेम है, ये भी कोएंजाइम ए की तरह काम करता है, सोर्स सेम है, एक्ट एज कोएंजाइम, और बर्निंग फुट सिंड्रोम होता है, हाथ पैर तलवे में जलन होती है, बर्निंग फुट
syndrome due to its deficiency। अगर इस विटामिन की कमी हो रही है तो बर्निंग फुट सिंड्रोम आपकी बॉडी में ये लक्षण प्रकट हो रहे हैं। ठीक है, B6 को प्रीडॉक्सिन कहते हैं। हम नेक्स्ट लाइन में आ जाते हैं। विटामिन B6 इसको प्रीडॉक्सिन भी कहते हैं। अब ये जो विटामिन B6 है जिसको हमने प्रीडॉक्सिन नाम दिया है, ये भी कोएंजाइम की तरह काम करता है और इससे एपिलेप्सी या फिट्स आते हैं। सोर्स सेम है, एक्ट एज कोएंजाइम और फिट्स मिर्गी और एपिलेप्सी ड्यू टू नॉन इनहिबिशन ऑफ। अगर यहाँ पर रोक नहीं लग रही है, किसमें रोक नहीं लग रही है? नॉन इनहिबिशन किसका? नॉन सिंथेसिस ऑफ गाबा, नॉन सिंथेसिस ऑफ नॉन सिंथेसिस ऑफ गाबा। ये क्या है? ये गामा एमिनो ब्यूटायरिक एसिड। काम क्या है इसका? न्यूरो इनहिबिटर है ये एक जो है जो तंत्रिका प्रसारण होता है तो इनहिबिटर माने रोकने वाला न्यूरोट्रांसमीटर। हमारी जो तंत्रिकाएं जो सूचना प्रसारण करती हैं उसको यहाँ पर गाबा रोक देता है। तो इसी कारण से गाबा का निर्माण नहीं होता है यहाँ पर, तो इसलिए मिर्गी आ जाती है। ये विटामिन B6 या प्रीडॉक्सिन का क्या था? साइड इफेक्ट था। B7 को यहाँ पर बायोटिन कहते हैं और इसकी कमी से क्या हो जाता है? बायोटिन की कमी से कि आपके जो बॉडी के हेयर फॉल हो जाता है। B7 बायोटिन सोर्स सेम है, एक्ट एज कोएंजाइम। हेयर फॉल ड्यू टू डेफिशिएंसी। अगर इसकी कमी हो रही है तो बाल बहुत तेजी से क्या होते हैं? झड़ते हैं। तो विटामिन B7 दिया जाता है। फिर इसके बाद B9 को फोलिक एसिड या फिर क्या कह सकते हैं यहाँ पर? टेरोग्लूटामिक एसिड कह सकते हैं। B9 फोलिक एसिड या टेरोग्लूटामिक एसिड। सोर्स इसके भी सेम है। ठीक है, यहाँ पर B9 और जोड़ दीजिए। और एक्ट एज कोएंजाइम, ये भी कोएंजाइम की तरह कार्य कर रहा है। लेकिन यहाँ पर एक और डिफरेंस आया है। जो फोलिक एसिड होता है उसकी कमी से यहाँ पर मैक्रोसिस्टिक एनीमिया हो जाती है, मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया। मेगैलोब्लास्टिक या मैक्रोसिस्टिक एनीमिया मीन्स लार्ज साइज आरबीसी का आकार बड़ा हो जाता है, इसलिए यहाँ पर मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया भी कहते हैं। और ये बहुत क्या है यहाँ पर इम्पोर्टेंट विटामिन है, इसकी कमी से जो डिसीज हो जाती है।
अब B12 को साइनोकोबालामिन भी कहते हैं, जिसमें B12 साइनोकोबालामिन मोस्ट कॉम्प्लेक्स विटामिन है, विटामिन कंटेन्स कोबाल्ट। अब ये कोबाल्ट को धारण करने वाला बहुत कॉम्प्लिकेटेड और कॉम्प्लेक्स विटामिन है। सोर्स तो सेम है, यहाँ पर प्लांट में नहीं होता, एनिमल्स में होता है, ठीक है ना। और काम क्या है इसका, मैक्रोसिस्टिक पर्नीशियस एनीमिया करता है। नॉट फाउंड इन प्लांट्स, बट सोर्स क्या है, एनिमल। क्या करेगा ये, यहाँ पर फंक्शन क्या है, ब्लड फॉर्मेशन, ठीक है, आरबीसी फॉर्मेशन, एंड ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, अगर इसकी कमी हो गई, ठीक है, इसकी डेफिशिएंसी अगर हो रही है तो क्या होगा, इसके कारण से पर्नीशियस एनीमिया। घातक रक्तहीनता, पर्नीशियस एनीमिया इज द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द B12 विटामिन। इसका महत्वपूर्ण लक्षण है और इस विटामिन की कमी नहीं होने दी जानी चाहिए। हम आते हैं इसके बाद विटामिन सी, इसमें आते हैं एस्कॉर्बिक एसिड, इसका पूरा नाम है, केमिकल नेम, ठीक है ना, एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है इसको, ठीक है, क्योंकि ये किस डिजीज को रोक देता है, स्कर्वी को रोक देता है, इसलिए इसको एंटी स्कर्वी विटामिन भी कहा जाता है। फिर इसके अलावा इस विटामिन का बहुत इम्पोर्टेंस है, एंटीवायरल विटामिन भी कहते हैं, क्योंकि ये जल्दी क्या नहीं होता, लाइनस कॉलोनी में खो जाता है। यहाँ पर एंटीवायरल विटामिन, discovered by Linus Pauling and awarded Nobel Prize, awarded Nobel Prize। क्या करता है, this vitamin is essential for prevention of infection, इन्फेक्शन को रोकने में बहुत उपयोगी है, ठीक है ना। फिर इसके बाद जो हमारे गम्स होते हैं, गम्स एंड टीथ प्रोटेक्शन, गम्स और टीथ को क्या करता है, प्रोटेक्शन देता है, इसके लिए भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। और इसके लिए, इसके अलावा और भी इम्पोर्टेंट है ये क्या करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और कोलेजन फाइबर बनाता है। यहाँ पर क्या करता है, घाव भरने में सहायता करता है, हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ कोलेजन, कोलेजन फाइबर्स। वुंड हीलिंग कहते हैं, घाव के भरने को क्या करता है, प्रमोट करता है, ठीक है ना। घाव के भरने को प्रमोट कर रहा है
तेजी से जो है वो बॉडी को रिकवर कर रहा है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग। और सोर्स क्या है यहाँ पर, कहाँ पाया जाता है? सोर्स आपको पता है, सोर्स सिट्रस फ्रूट्स होते हैं। जितने भी खट्टे फल होते हैं, चाहे वो नींबू हो, संतरा हो, मौसमी हो, इमली हो, ठीक है ना, मोस्ट में यहाँ पर सिट्रस फ्रूट्स में विटामिन सी पाया जाता है। और ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर इसकी डेफिशिएंसी हो जाए इस विटामिन की, तो क्या हो जाता है यहाँ पर? गम, स्वेलिंग, ब्लीडिंग, दांतों मसूड़ों में सूजन आ जाती है, रक्त स्राव होता है, ठीक है ना, ये फंक्शन दिखाई देते हैं। एंड नोन एज, क्या कहते हैं इसको? स्कर्वी। इस स्कर्वी को दूर करने के लिए विटामिन तेजी से यहाँ पर विटामिन सी दिया जाता है, ताकि यहाँ पर स्कर्वी क्या हो जाए? दूर हो जाए, ठीक है। फिर हम आते हैं इसके बाद विटामिन डी में, सनशाइन विटामिन कहते हैं, विटामिन डी, कैल्सीफेरॉल, कई जगह लिखा होता है अर्गो कैल्सीफेरॉल, वो भी सही है, ठीक है ना। सनशाइन विटामिन डी कहते हैं, सनशाइन विटामिन कहते हैं। और फॉर्मेशन बाई स्किन सेल्स इन प्रेजेंस ऑफ वायलेट एंड अल्ट्रावायलेट लाइट, सूर्य की पराबैंगनी किरणें, बहुत लाइट रेस, पराबैंगनी किरणों और तेल की उपस्थिति में हमारी स्किन सेल्स इस विटामिन को बनाती हैं। एंड फॉर बोन्स, कहेंगे क्या करती हैं ये, यहाँ पर बोन्स ग्रोथ, हड्डियों की ग्रोथ होती है, और हेल्दी बोन्स, हड्डियों की वृद्धि, ठीक है ना। अब सोर्स आपको पता ही है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एग है, ठीक है, प्रोटीन सोर्सेज हो सकते हैं, ईस्ट सोर्स हो सकता है, एक्सेट्रा बहुत सारे सोर्स हैं। फिर इसके अलावा यहाँ पर डिसीज कौन सी हो जाती है? रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया, रिकेट्स इन चिल्ड्रंस, ठीक है ना। इसमें जो हड्डियां हो जाती हैं, बोन्स खत्म हो जाती है, बोलाइन, जैसे धनुष होता है उसके आकार की हड्डियां मुड़ जाती हैं, इसे रिकेट्स लोग कहते हैं यहाँ पर। और ऑस्टियोमेलेशिया में क्या होता है? इन एडल्ट में होता है, बोन्स फ्रैगाइल हो जाती है, भंगुर, ठीक है ना। तो रिकेट्स और ऑस्टियोमेलेशिया बोथ आर द डेफिशिएंसी डिजीजेस ऑफ द विटामिन डी। यहाँ पर तो बोन सॉफ्ट हो जाएंगी, हो जाएगी। अब यहाँ पर हम आएंगे विटामिन ई में। विटामिन ई टोकोफेरॉल कहते हैं, ठीक है, एंटी स्टेबिलिटी विटामिन ये कहते हैं। सोर्स क्या है? जर्मिनेटिंग सीड्स है, जर्मिनेटिंग सीड्स है, ईस्ट है, ठीक है। इसके अलावा क्या है यहाँ ईस्ट के अलावा?
और भी जो है प्राण हो सकते हैं, अंकुरित चने या बीज हो सकते हैं, और एक्ट एज, ये भी कोएंजाइम की तरह काम करता है विटामिन ई। ठीक है, तो सोर्स हो गया यहाँ पर, और कोएंजाइम की तरह काम कर रहा है यहाँ पर, और वाइल्ड हो जाते हैं और एक एंटीऑक्सीडेंट हो जाता है। वाइल्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट एंड essential for development of genital organs, जनन अंगों के लिए वाइटलिटी के लिए आवश्यक होता है। एंड ड्यू टू डेफिशिएंसी, अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो स्टेबिलिटी यानी बंधुता, जनन न कर सकने की प्रवृत्ति टेक्स प्लेस। ठीक है, स्टेबिलिटी हो जाती है। कितना समय हो गया भाई? ठीक है, लास्ट हम एक विटामिन और ले लेते हैं, विटामिन के। नेफ्रोक्विनोन कहते हैं। नेफ्रोक्विनोन, ठीक है ना, ये ब्रीडर्स डिसीज जो होती है उसको रोकता है। एंटी हीमोरेजिक विटामिन भी कहते हैं, एंटी हीमोरेजिक विटामिन, रक्त स्राव को रोकने वाला जो विटामिन है वो विटामिन के है। ठीक है, इसी को कोगुलेशन विटामिन भी कहते हैं। लीफी वेजिटेबल्स में पाया जाता है कोगुलेशन विटामिन। सोर्स क्या है? लीफी वेजिटेबल्स। ठीक है ना, फिर इसके बाद ड्यू टू इट्स डेफिशिएंसी, अगर इस विटामिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाएगा? ब्लीडिंग टेक्स प्लेस कंटिन्यूअसली। चोट लगने पर रक्त का थक्का नहीं जमता, लेकिन ये हीमोफीलिया में जेनेटिकल डिसीज है। लेकिन यहाँ पर विटामिन की कमी से होता है इसमें कंटिन्यूअसली। ठीक है ना, इसीलिए इसको कोगुलेशन विटामिन कहा जाता है कि अगर इस विटामिन सप्लीमेंट्स इसको मिल जाएंगे तो शायद ये डिसीज क्या हो जाएगी? क्यूरेबल हो जाएगी। तो ये ऑल द डेफिशिएंसी डिसीजेस आर क्यूरेबल, कह सकते हैं ऑल द deficiency diseases are curable। अगर सही सप्लीमेंट दिया जाए तो सभी अपूर्णता रोगों को ठीक किया जा सकता है। तो आज का जो आपका टॉपिक था, हमने बायोमोलिक्यूल्स में प्रोटीन पढ़ा दिया। प्रोटीन संरचना के बेस पे आपको बता दिया कि प्राथमिक हो सकता है, द्वितीयक हो सकता है, तृतीयक हो सकता है, चतुर्थक हो सकता है। अगर यहाँ पर कंपोजिशन के हिसाब से देखा जाए तो सिंपल प्रोटीन होता है, कंजुगेटेड या कंपाउंड होता है, डेराइव्ड प्रोटीन होता है। प्रोटीन की इकाई अमीनो एसिड होती है। अमीनो एसिड में आपको बता दिया एक कप कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है एसिड, एक कप अमीनो ग्रुप होता है, एक कप आर पार्श्व समूह होता है। पार्श्व समूह के आधार पर अमीनो एसिड का नेचर होता है कि वो एसिडिक है कि बेसिक है कि न्यूट्रल है कि पोलर है कि नॉन पोलर है। फिर इसके बाद एमिनो एसिड जो है बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं और पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े होते हैं। जैसा कि 26 अल्फाबेट से मिलकर लाखों करोड़ों असंख्य शब्द बनते हैं, उसी तरह 20 अमीनो से मिलकर लाखों प्रकार की प्रोटीन बनती है। पर ग्राम प्रोटीन, 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी के लिए पर डे यूजफुल होती है। प्रोटीन भी हमको एनर्जी नहीं देती है, बिल्डिंग ब्लॉक
होते हैं हमारे शरीर के ग्रोथ के लिए होती है, रिपेयर के लिए होती है, मेंटेनेंस के लिए होती है, एक्ट एज हार्मोन, एक्ट एज एंजाइम, एक्ट एज जो है ग्रोथ प्रमोटर्स, ठीक है। ये सारे कार्य प्रोटीन द्वारा होते हैं। फिर मिनरल्स में हम आते हैं, खनिज तत्व में इनऑर्गेनिक होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, मैक्रो और माइक्रो में डिवाइड किए गए हैं। कुछ मिनरल्स का फंक्शन हमने आपको बताया, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस है, वो टीथ और बोन्स के फॉर्मेशन में काम आता है। आयोडीन है, वो थायरॉक्सिन हार्मोन बनाता है, जिसमें से वाइटल भीना नहीं होता। तो फ्लोरीन होती है, उसकी डिफिशिएंसी से फ्लोरोसिस डिसीज हो जाती है। फिर इसके अलावा जो आयरन होता है वो हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। इसके अलावा जो हमारा क्या होता है, कोबाल्ट होता है, वो अलग काम आता है। जितने भी तरह के यहाँ पर मिनरल्स हैं वो सब किसी न किसी रूप में बॉडी के लिए यूजफुल होते हैं। फिर उसके बाद जैविक अणु में हमने इस पार्ट में आ गए, इसमें विटामिन, वाइटल और एमीन से मिलकर बना होता है, जीवन के लिए आवश्यक होते हैं। वर्जीनियस और मुल्लर ने सबसे पहले खोजा था उसको, एनाइलिन ने जो है उनका रोग देखे थे, हॉपकिंस और फूड ने विटामिन पर प्रस्तुत किया था। जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं, मेटाबॉलिक रेगुलेटर्स होते हैं, एनर्जी नहीं देते हैं, पीएच स्पेसिफिक नहीं होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर विटामिन को वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल के आधार पर डिवाइड कर दिया गया। फैट सॉल्युबल में ए, डी, ई और के थे, और वाटर सॉल्युबल में विटामिन बी और सी थे। सभी का केमिकल नेम, उनका सोर्स, उनका क्या फंक्शन है, क्या योगदान है, और डेफिशिएंसी से कौन कौन से डिजीज की, सबको हमने सिस्टमेटिक पढ़ लिया। इसके बाद बायो मॉलिक्यूल्स के थर्ड पार्ट में फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।